this is a video. We will analyze UPSC CSE AIR 10 copy of Ujjwal Priyank to see how he wrote, and we will learn from it. He scored 156 marks in paper 1 and 142 marks in paper 2. This copy is for paper 2. So let's analyze his approach in paper 2 and learn some key takeaways. Let's start from question 1. First question is 1 का A. Evaluate the relevance of Gellner's theory of nationalism in Indian context. ना डायरेक्टिव क्या है कि इवेलुएट करना है. इसका मतलब क्या है, हमें गर्नर्स का थ्योरी को एक्सप्लेन करना है ब्रीफली और इसको अप्लाई करना है इंडिया में, और बोलना है कि कहाँ पे ये रिलेवेंट है, टेल वेयर इट फॉल्स एंड गिव अ बैलेंस जजमेंट ऑन दिस. सो इंट्रोडक्शन में इन्होंने गर्नर थ्योरी ऑफ रिलीवेंस के बारे में बोला है. रिवॉल्व अराउंड द फीलिंग ऑफ वननेस. स्टार्ट डायरेक्टली विथ थिंकर. तो दिस इज़ गुड. डेफिनेशन ऑफ जो गर्नर है वो एक्यूरेट नहीं है कि उन्होंने डिफाइन नेशनल मेरी एज अ फीलिंग ऑफ वननेस नहीं किया था. उन्होंने बोला था कि नेशनलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल विच होल्ड्स दैट पॉलिटिकल एंड नेशनल यूनिट शुड बी कॉन्ग्रुएंट. सो even better that industrial society create standardized culture through education. That is the nationalism. So this is the real keyword. But second sentence में उन्होंने गर्नर थ्योरी कैन बी यूटिलाइज एज अ कल्चरल डाइवर्सिटीज. इंडिया के कल्चर डाइवर्स, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया. मतलब कि जो डिमांड था उन्होंने बताया कि मैं डिमांड को समझ पा रहा हूँ. दैट इज़ अ गुड साइन. इमीडिएटली उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटर किया. सो बॉडी अब उन्होंने बोला है कि सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. अब उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है पॉइंट वाइज. पॉइंट 1 में बेनेडिक्ट एडल्सन का इमेजिन कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने किया है. कंपेयर्स किया थिंकर्स. एंडरसन का आइडिया ऑफ इमेजिन कम्युनिटी कॉम्प्लीमेंट गर्नर्स बाय एक्सप्लेनिंग हाउ शेयर्ड इमेजिनेशन लेडर देन एथनिसिटी एलोन क्रिएट नेशनल आइडेंटिटी. तो अगर इस तरह से बोला जाता तो मोर एनालिटिक होता. यहाँ पे उन्होंने ड्रॉप कर दिया है थिंकर्स का नेम. कनेक्ट, दो ये तो कनेक्टिंग है, पर इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लिख सकते थे कि एक्सप्लेन करता है कि हाउ इमेजिनेशन लेडर देन एथनिसिटी एलोन क्रिएट नेशनल आइडेंटिटी. बट दिस इज़ गुड. उन्होंने बोल दिया कि मुझे समझ में आता है. पॉइंट 2 में इंडियन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज एथनिसिटी, रिलीजन एंड कल्चर. नाइस. यहाँ पे कल्चर प्लूरलिज्म यूज हो सकता था. यूनिटी इन डाइवर्सिटी टर्म यूज हो सकती थी. सिविक नेशनलिज्म यूज हो सकता था. ये सब यूपीएससी का कीवर्ड है, बाकी तो बढ़िया है. इट्स नाइस. पॉइंट 3 में उन्होंने बोला कि नेशनलिज्म डेवलप थ्रू फ्रीडम, फीलिंग ऑफ यूनिकनेस एंड कॉमन अपराइजिंग. यहाँ पे लाइक वो दे सकते थे रजनी
कोठारी का एग्जाम्पल, बिपिन चंद्रा का एग्जाम्पल, मतलब कोट कर सकते थे इनको, बाकी तो ठीक है। पॉइंट 4 में वसुदेव कुटुंबकम का बात करते हैं। यहाँ पे हैबरमस का कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म का भी बात हो सकता था, बाकी दिस इज़ वेरी गुड। लिमिटेशन में द कैंडिडेट एक्चुअली राइट द लिमिटेशन, बट बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पर दिस इज़ द गुड कि उन्होंने लिमिटेशन भी लिखा है। लिमिटेशन 2 में उन्होंने एथनिक आइडेंटिटी कैन थ्रेटन नेशनलिज्म की बात की है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात हो सकता था, खालिस्तान के बारे में बात हो सकता था, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में बात हो सकता था। यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि इंडिया हैज मल्टी लिंग्विलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म और फेडरलिज्म, येट नेशनलिज्म सर्वाइव, सो देयरफॉर गवर्नर्स हैज लिमिटेड अप्लीकेबिलिटी। अब उन्होंने कंक्लूजन में नेशनलिज्म मीन्स सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी विथ प्रमोटिंग सॉलिडारिटी के बारे में बोला है। नाइस बैलेंस कंक्लूजन। ये सब हो सकता है। एमएन श्रीनिवास यहाँ पे भी यूज हो सकते थे। श्रीनिवास इंटीग्रेशन को लेके, वरना तो ठीक है। 1B में अगर हम देखें तो 1B में डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट सेक्युलर सोसाइटी एंड इट्स सेक्युलर सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे डायरेक्टिव है डिस्कस करना, यहाँ पे डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन बताना है पोस्ट सेक्युलर सोसाइटी के कंसेप्ट का। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि रिलीजन नो लॉन्गर डोमिनेट पब्लिक लाइफ। फिर उन्होंने ब्रायन विल्सन का डेफिनेशन दे दिया है सेक्युलराइजेशन का, दैट इज़ वेरी गुड। दिस इज़ एक्चुअली सेक्युलराइजेशन नॉट पोस्ट सेक्युलरिज्म। मेजर कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ। अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया, पर यहाँ पे पोस्ट सेक्युलर का बात हो रहा है, पर उन्होंने अगर पोस्ट सेक्युलर का डेफिनेशन देते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ पे उन्होंने सेक्युलराइजेशन का बात किया है। पोस्ट सेक्युलर का मतलब क्या होता है? रिलीजन रिटर्न इनटू पब्लिक स्फीयर और आफ्टर सेक्युलराइजेशन, इट इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे बेटर इंट्रोडक्शन हो सकता था हैबरमस का, जो आर्ग्यू करते हैं दैट मॉडर्न सोसाइटी आर पोस्ट सेक्युलर बिकॉज रिलीजन कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस पब्लिक लाइफ डिस्पाइट सेक्युलराइजेशन। इससे समझ में एग्जामिनर को आ जाता कि आपको पोस्ट सेक्युलर का डेफिनेशन पता है, पर आपने यहाँ पे सेक्युलराइजेशन के बारे में बोला। पर यहाँ पे पोस्ट सेक्युलर सोसाइटी डील विद द राइज इन कंसेप्ट, तो यहाँ पे उन्होंने बात बोल दिया है एक्चुअली, तो यहाँ पे उसका ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा हैबरमस के बारे में बताते, हैबरमस थिंकर को कोट करते इसकी जगह, तो ज़्यादा सही होता। अब उन्होंने सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताया है। पहले उन्होंने पीटर बर्गर का एग्जाम्पल दिया है इनविजिबल रिलीजन का। यहाँ पे बेटर कीवर्ड यूज हो सकता था, दैट इज डीसेक्युलराइजेशन के बारे में। उसके बाद पॉइंट 2 में उन्होंने रॉबर्ट बेलाह के कंसेप्ट के बारे में, सिविल रिलीजन के बारे में बात किया है। पॉइंट 3 में उन्होंने
डिक्लाइन चर्च के कंट्रोल के बारे में बात किया है। यहाँ पे ऐसा बात हो सकता था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन, उसके बाद प्लूरलाइजेशन ऑफ रिलीजन, ये सब यूज हो सकता था, या रिलीजन रिवाइवलिज्म के बारे में बात हो सकता था। पॉइंट 4 में उन्होंने राइज ऑफ रेशनलिज्म के बारे में बोला है। यहाँ पे राइज ऑफ रेशनलिज्म में वो कंपेयर कर सकते थे वेबर के डिसएन्चेंटमेंट से। उसके बाद डिसएन्चेंटमेंट के बाद रीइंचेंटमेंट जो कंसेप्ट है उसके बारे में बोल सकते थे। यहाँ पे राइज ऑफ रेशनलिज्म में कंपेयर कर सकते थे वेबर से, पर ठीक है। उसके बाद पॉइंट 5 में उन्होंने बोला है नीड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटलिज्म। करंट अफेयर रिलेवेंस है, यहाँ पे सोलोकिन का भी साइक्लिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है, दैट इज़ वेरी गुड। कोई एवरेज बच्चा तो ये ऐसे नहीं लिखेगा, ये कोई टॉपर का ही कॉपी में ये सब मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या मिसिंग है, तो मैं बोल सकती हूँ कि एक हैबरमस को पक्का से कोट करना चाहिए था। ही इज पोस्ट सेक्युलर के बारे में उन्होंने बहुत बात की है। अब कंक्लूजन के बारे में बोले तो सेक्युलराइजेशन रिमेन्स रिलीवेंट बट रिलीजन रिटर्न्स, बैलेंस कंक्लूजन। अब सी देखते हैं, तो सी में उन्होंने बोला है का क्वेश्चन है कि सी का क्वेश्चन है कंपेयर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन साउथ इंडिया विथ द ओबीसी मोबिलाइजेशन इन हिंदी हार्टलैंड। यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है। उस यहाँ पे सिमिलैरिटी बताना होगा, डिफरेंसेस बताना होगा, और फिर कंक्लूजन में कुछ ऐसा कंक्लूजन देना होगा कि हमें कंपेरिजन पता चले, ठीक है। तो उन इंट्रोडक्शन में इमीडिएटली वो डिफाइन करते हैं दोनों को, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट और ओबीसी मोबिलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। अब वो यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे कोई सोशोलॉजिकल थिंकर और समथिंग नहीं दिया गया है। इट्स ओके नॉट टू गिव, बट अगर हम दे सके तो क्यों ना M.N. श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट वाला कुछ यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते थे और लिंक कर सकते थे सोसाइटी से। बाकी पॉइंट 1 में उन्होंने टेम्पल एंट्री के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में बात किया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं। कंपैरिजन जो है मंडर कमीशन के साथ किया है, वेरी रिलेवेंट। पॉइंट 2 में उन्होंने SNDP के बारे में बात किया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फैक्चुअल रिकॉल हमें दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन मोबिलाइजेशन से कंपेयर किया है इसको। यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिटिक्स की बात हो सकती थी, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स या सोशल जस्टिस के बारे में बात हो सकती थी। बाकी ये तो काफ़ी सही है। पॉइंट 3 में हम लोग पॉइंट 3 में उन्होंने जस्टिस पार्टी के बारे में बात किया है और इसको कंपेयर किया है उन्होंने यादव, अहीर, कुर्मी, ये सब डोमिनेंट कास्ट से। गुड। यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट और रजनी कोठारी का उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, तो ये काफ़ी सही है। मेरे को काफ़ी सही लगा, मैं ये चीज़ ढूंढ ही रही थी कि डोमिनेंट कास्ट कहीं पे दो, इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़रूरत है ये वाले कीवर्ड का, तो उन्होंने मेंशन किया है।
दैट वेरी नाइस। यहाँ पे साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में भी बात कर सकते थे, जो क्रिस्टोफी जैफेलॉट ने दिया था, साइलेंट रिवॉल्यूशन, वो भी काफ़ी सही होता। मार्क गैलेंटो जो है उनका एडिशन उन्होंने किया है, ओबीसी मूवमेंट, लूज कंसेप्ट के बारे में बात किया है, दैट्स नाइस। यहाँ पे अगर हम बात करें, मुझे क्या कमी दिख रही है इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ पिंच कर रहा है कि मेरे को, कि क्वेश्चन पूछ रहा था कंपेयर के बारे में। कैंडिडेट जो इन्होंने किया है कि मोस्टली लिस्ट कर दिया है सेपरेटली, कंपैरिजन टेबल यहाँ पे आराम से बन सकता था। जब यहाँ पे कंपेयर लिखा है, कंपैरिजन टेबल इस दोनों के बीच में आराम से बन सकता था और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट और आ सकते थे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बोलने के लिए नहीं, मैं कुछ मतलब जैसे मैं जैसा सोच रही थी कि यहाँ पे नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट का एक ऐसे बनता, और यहाँ पे ओबीसी मोबिलाइजेशन का बनता, और यहाँ पे हम ये बोल सकते थे एंटी ब्राह्मीण के बारे में बात कर सकते थे, और यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग कल्चर रिफॉर्म के बारे में बात कर सकते थे। यहाँ पे टोलर मोबिलाइजेशन के बारे में बात कर सकते थे। यहाँ पे पेरियार को कोट कर सकते थे, पेरियार। यहाँ पे मंडल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते थे। फिर यहाँ पे तमिलनाडु का एग्जाम्पल दे सकते थे, और यहाँ पे हिंदी बेल्ट के बारे में बोल सकते थे, और भी कंपैरिजन जो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है वो भी लिख सकते थे। और कंक्लूजन में उन्होंने यहाँ पे ये कंक्लूज किया, जो कि मुझे वीक कंक्लूजन, मतलब यहाँ तो उन्होंने थिंकर्स का नाम दिया, दैट्स गुड, बट कहीं ना कहीं कुड लाइक बोथ रिप्रेजेंट, यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे कि बोथ ये नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट एंड ओबीसी मोबिलाइजेशन रिप्रेजेंट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कास्ट, but differ in historical context and political strategy। तो ये हो सकता था यहाँ पे। बाकी योगेंद्र यादव का तो यहाँ पे देना बनता था, क्योंकि ही इज़ वेरी फेमस फॉर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये तो देना बनता था। यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास का भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि उन्होंने डोमिनेंट कास्ट और कास्ट को लेकर काफ़ी बोला है, तो उनका भी नाम, और बहुत फेमस भी है, उनका नाम देना बनता था। एंदली बेटे का भी दे सकते थे, पर एटलीस्ट योगेंद्र यादव ये सब मेंशन, लेकिन वही बात है ना कि उनका भी आंसर काफ़ी सही है। ये सब ऐड हो सकता है हमारे पास, अगर 10-15 है तो हम 5-6 तो लिख के आएंगे, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा कुछ बोल रही हूँ, बाकी तो इनका सही है। कंपैरिजन टेबल यहाँ बन जाता तो फिर मज़ा आ जाता, सिमिलैरिटी भी थोड़ा सा बता दिया जाता, थोड़ा सा डिफरेंसेस थोड़ा ज़्यादा, और सिमिलैरिटीज़ भी थोड़ा बता दिया जाता, तो काफ़ी सही रहता। So thank you for watching this video. Wait for the next part.